हैं फर्स्ट चैप्टर का एपिसोड नंबर 5। अगर आपने 4 एपिसोड क्लास 10th के नहीं देखे हैं हिस्ट्री का तो 4 एपिसोड देख ले। छोटा छोटा सा एपिसोड है, आप उसको देख के 5वां एपिसोड देखें। एक एपिसोड और भी आएंगे तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। यानी मेनली डीपली पढ़ाने समझाने का असर है, एपिसोड नंबर जो है हमारा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 एपिसोड का लिंक है, आप वहाँ से देख लो। देन आप 5वां एपिसोड शुरू करो। चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। इटली का निर्माण, सबसे पहले जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आपके सामने आएगा, एकीकरण। ठीक है, ये बार बार वर्ड आएगा, एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है? मान लो कि एक बहुत सारा भूभाग है, ठीक है, 1 2 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, सबको एक करना यानी एकत्रित करना, वही एकीकरण है। यानी एक संगठन करता है। जैसे कि अभी देखो जर्मनी में ही परसा है, लेकिन उस समय जर्मनी और परसा अलग अलग था। जर्मनी में अब परसा आता है, तो जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है? ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि आपने फ्रांस भी पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि जो राष्ट्रवादी भावना है उसमें मध्य वर्गीय जर्मनी लोग ही उसमें काफ़ी था राष्ट्रवादी भावना। तो इस जर्मनी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा मुझे कि पिछले जो एपिसोड नंबर 4 में पढ़े थे, 4 में क्या पढ़े थे कि आपको पता है जर्मनी इलाकों में अधिक जनसंख्या वाले जितने भी लोग थे, सीधा बात, ठीक है, सभी लोग फ्रैंकफर्ट शहर में आके क्या करते हैं, एक असेंबली बनाते हैं जिसका नाम होता है सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, उसके पक्ष में मतदान देते हैं। आप थोड़ा याद करो, अगर आपने नोट्स बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो बना लो एपिसोड नंबर 4 में। ठीक है, और 18 में थोड़ा मैं बैक एपिसोड का बताता हूँ। 1848 में क्या होता है, एक निर्वाचन होता है जिसमें 831 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद। ठीक है, तो उसके बाद ही ये अब कहानी हम समझेंगे, जिसमें आपको पता है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को राजा बनाया गया था, लेकिन वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अंततः जो असेंबली था उसे भी भंग कर दिया गया था सैनिक को बुला के। अब देखो, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मनी लोगों में काफ़ी थी, जिन्होंने 1848 में क्या किया था, महासंघ, वही असेंबली की बात कर रहा है, महासंघ, जर्मनी महासंघ के विभिन्न इलाकों, यानी जर्मनी महासंघ के अंदर जो भी इलाके थे उसको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा इन्होंने शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन यह प्रयास कुचल दिया गया किनके द्वारा? तो वहाँ के जो राजशाही यानी राजा थे और वहाँ के जो फौज थे जो कि राजा के पक्ष में थे, कुछ फौज राजा के पक्ष में नहीं थे, सारे फौज नहीं थे। ठीक है, उसके साथ साथ परसा। अब देखो, जर्मनी से अलग है एक परसा, अब लेकिन जर्मनी के साथ है, जर्मनी के अंदर है, उसी का तो एकीकरण करना था, दोनों को मिलाना था। तो परसा के भूस्वामी जो थे, बड़े बड़े जो लोग थे, भूस्वामी कह सकते हो, जो सीधा कि राजा का गुलामी करता था, उनको दे दिया जाता था भूमि कि आप इस पे शासन करो, कर वसूल के हमें पता दो। ठीक है, तो भूस्वामी जो थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी सभी ने मिलकर इनके भावना को कुचलने की कोशिश की और सफल भी रहा। कौन सी भावना को? शासित राष्ट्र राज्य बनाने की भावना को कुचल दिया। ठीक है, अब देखो, जब कुचल दिया तो क्या हुआ? जब उनकी भावनाओं को कुचल दिया, यानी जर्मनी के जो मध्यवर्गीय लोग थे और जो जर्मनी महासंघ बनाकर एक राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे, तो उनकी जब भावनाओं को कुचल दिया गया तो उसके बाद परसा के नेतृत्व में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन को संभाला जाता है। ठीक है, और इसी के बीच में एक नाम आता है, वो आता है बिस्मार्क का, यानी ओटोमन बिस्मार्क। तो ये नेतृत्व जो करता है वह करता है ओटोमन बिस्मार्क, ओटोवन बिस्मार्क। ठीक है, अब देखो बिस्मार्क क्या करता है कि परसा की सेना और वहाँ के नौकरशाही से मदद लेता है और 7 साल के दौरान 3 युद्ध जीतता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से युद्ध जीता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण करने में सफल होता है। कौन? परसा। और अभी जो परसा है वो जर्मनी में ही है। ठीक है, अब देखो, 18 जनवरी 1871, यहाँ कर लेना, 18 जनवरी 1871 में वर्साय समारोह किया जाता है और उसमें परसा के जो राजा होते हैं विलियम प्रथम, जिनका नाम होता है काइजर विलियम। क्या होता है? काइजर विलियम। आपको याद रखना है कि
जब जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था तो उसके पश्चात पर्सा के किस राजा को जर्मनी का सम्राट बनाया गया? तो काइजर विलियम, आपके किताब में दिया हुआ है काइजर विलियम, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, आपने ये देख लिया, अब इटली का एकीकरण करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दें, जब एकीकरण हो गया, नए राज्य बन गए, तो जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी जो व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था थी, उसको आधुनिकीकरण करके उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, उस पर अत्यधिक जोर दिया गया। अब इटली का एकीकरण करते हैं। यह इटली 3 भाग में बांटा है, ये उत्तरी, ये मध्य और ये दक्षिणी भाग, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। ये उत्तरी भाग जो है इटली का, वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। ये बीच का जो है वो पोप शासन कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं उसी तरह से थे, ठीक है। और इधर दक्षिणी इटली में स्पेन के ब्रूवो राजवंश शासन कर रहा था। इसी को एकत्रित करना था इनको भगाकर, ठीक है। ये अलग अलग शासन कर रहे हैं, इसी को एकत्रित करना था, उसी को एकीकरण बोलते हैं। ये बेचारे तो लास्ट में खुद समर्पित कर देते हैं कि भाई मुझे एकत्रित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इन दोनों से जीतना होता है, तो इनसे जीता जाता है, इनसे भी जीता जाता है। तो किस तरह जीता जाता है आप देखते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है कि इटली के उत्तरी भाग में किसके अधीन था, दक्षिणी भाग किसके अधीन था और मध्य भाग किसके अधीन था। तो 19वीं सदी के बीच इटली जो है 7 राज्यों में विभक्त था, 7 राज्य में, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ से, इसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में जो एक ही इतावली राजघराने की शासक थी। यानी कहने का मतलब है जो एक ही इलाका था 7 राज्य में, वह सार्डिनिया पिडमॉन्ट था, एक कोई, ठीक है। वहाँ पे एक यानी 7 में एक ही शासक थे जो इतावली राजघराने से, नहीं तो और सब बाहर के थे। यानी एक ही थे जो इटली बोलते थे, अदरवाइज 6 को तो इटली बोलने भी नहीं आता था, लेकिन इटली में शासन करते थे, ठीक है। तो 1830 के दशक में ज्यूसेप मैत्सनी, आपको नाम याद रखना है, इटली के एकीकरण के लिए सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और इसके साथ साथ विद्रोह शुरू कर देते हैं। और मैत्सनी जो है यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाता है। और इसके साथ साथ 1830 और 1848 में 2 क्रांति करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। कौन? जोसेफ मैत्सनी। जब यह असफल हो जाता है तो उसके बाद जो एकीकरण का दायित्व होता है वह सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय को जाता है। यहाँ पे मैंने नहीं बताया, जो ये राजा थे वो थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय। तो जब मैत्सनी असफल हो जाते हैं तो इतावली राज्य जो होते हैं उसको जोड़ना या एकीकरण करने का दायित्व किसके हाथ में जाता है? विक्टर एमेनुअल द्वितीय के हाथ में। इनके साथ साथ बहुत सारे लोग आते हैं उसके साथ साथ। और इसमें हम बता दें कि एकीकरण के जो पक्ष में थे वह संपूर्ण अभिजात वर्ग थे, यानी कि पूरा इटली जो 3 भाग में बटा हुआ था, इसमें भी जो अभिजात वर्ग थे, इसमें भी सभी अभिजात वर्ग चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, एक तरह से शासन चले। सब 7 राज्य बन के शासन कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रमुख मंत्री थे, वह थे काबुल। यह तो बेचारे क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन क्रांतिकारी नहीं होने के बावजूद भी इटली के प्रदेशों का जो एकत्रित करने का आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व किया तो यह सफल भी हुआ। क्या हुआ? जो काबुल है इसके वजह से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में परसा, ठीक है, जो परसा था वह ऑस्ट्रेलियाई बलों को पराजित करने में सफल हुआ। यानी ये जो आपने उत्तर भाग में देखा था ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का अधीन में था, उसे जीत लिया गया, यानी उसे पराजित कर दिया गया, अब तो वो हार गया। और पोप जो मध्य में था, यह तो बेचारे खुद इटली के एकीकरण में सहयोग जताया, यानी कि भाई साहब मुझे मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलाना था दक्षिण की बारी थी। उस दक्षिण की बारी में आते हैं एक और नाम जो जुसेप्पे गैरिबाल्डी होता। उधर मैत्सनी था जो कि क्या होता है, यंग इटली बनाता है, 1831-48 में क्रांति करती है, लेकिन वह असफल हो जाता है। उसके बाद वहाँ के राजा के हाथ में जाता है, विलियम एनुअल ऐसे कुछ नाम था, मैं बोल रहा हूँ। सो नियमित सैनिक के अतिरिक्त, जैसे गैरिबाल्डी ने क्या करते हैं, इनके नेतृत्व में पहले नियमित सैनिक के अतिरिक्त, ठीक है, जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक ने हिस्सा लिया, यानी अपने मन से एकीकरण करने के लिए सशस्त्र सेवा के लिए वह उपलब्ध हुए, यानी आम नागरिक भी इसमें उपलब्ध हुआ कि भाई मुझे गैरिबाल्डी के साथ जाके एकीकरण में सहयोग करना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ गैरिबाल्डी चले जाते हैं दक्षिणी एरिया में
और दक्षिणी एरिया में चमत्कार करते हैं। चमत्कार के साथ ही दक्षिण एरिया से स्पेनिश जो लोग होते हैं, स्पेन के ब्रूबो राष्ट्र उसको भगा देता है, यानी जीत जाता है। 1860 में क्या करता है, दक्षिणी इटली चला जाता है और वहाँ के 2 सिसिलिया राज्य होता है वहाँ भी जाता है, उसमें प्रवेश करता है और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए क्या करता है, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय किसान होते हैं, उसे समझाता है, बुझाता है और वहाँ के समर्थन प्राप्त करता है। इसके समर्थन के पश्चात अब मान लो कि जहाँ की जनता ही अगर इसको समर्थन करता है तो वहाँ के राजा तो हार ही जाएंगे। तो इसी के साथ साथ समर्थन प्राप्त हुई, तो इसी के साथ साथ वह दक्षिणी इटली में स्पेनिश शासकों को हराने में सफल रहा। कौन, गैरीवाल्डी, और इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है, और 1860 में विक्टर एमेनुअल, ठीक है, विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ठीक है, सो इसको एकत्रित इटली का राजा घोषित किया जाता है। ठीक, अब चलो, अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, ब्रिटेन की अजीब दास्तान देखते हैं। ब्रिटेन की अजीब दास्तान से नहीं लगता कि अब जब किसी बच्चे को अजीब हरकत कर रहे हो भाई, कुछ ना कुछ गलत हरकत कर रहा होगा। तो ये बेचारे ब्रिटेन नाबूझ आदमी, लेकिन नाबूझ नहीं, चालाक निकला। इन्होंने एक अजीबो गजब जो है काम किया। क्या किया वो देखते हैं। पहले नंबर तो 18वीं सदी तक कोई ब्रिटेन नाम का कोई राज्य नहीं था, आप इसको काट सकते हो। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई राज्य नहीं था। ठीक है, ब्रिटेन द्वीप समूह जो अभी है उसमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश लोग रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये अंग्रेज लोग हैं, अंग्ल राज्य के जो भी लोग थे, अंग्ल राष्ट्र के लोग धनवान होते गए, धन दौलत बढ़ता गया, हैसियत बढ़ता गया, यानी उनका वैल्यू मिलना शुरू हो गया, सत्ता में वृद्धि हुई, अन्य समूह को कुचलना इन्होंने भी शुरू कर दिया। इनका सत्ता में वृद्धि हुआ, इन्होंने कुचलना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी इन सभी को कुचलना शुरू किया। तो 1668 में क्या करते हैं, काफ़ी समय तक कुछ नहीं करते हैं, काफ़ी समय तक टकराव संघर्ष चलता है। टकराव संघर्ष के पश्चात राजतंत्र को ख़त्म कर दिया जाता है। राजतंत्र की ताकत को जो अंग्ल संसद होता है उसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त के पश्चात क्या किया जाता है कि एक राज्य राष्ट्र का निर्माण किया जाता है और उसका केंद्र बनाया जाता है इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड जो है इसकी और वैल्यू बढ़ती है कब, जब स्कॉटलैंड और आयरिश को मिला दिया जाता है। यानी स्कॉटलैंड, आयरिश मतलब आयरलैंड। ये बेचारे बहुत छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक हस्ताक्षर होता है, सहमति होता है, जिसको एक्ट ऑफ यूनियन बोलते हैं, 1707 में होता है। इसके तहत, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को मिला लिया जाता है। अब इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। ठीक है, सो इससे इंग्लैंड व्यावहारिक रूप से स्कॉटलैंड पे अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया, प्रभुत्व जमा पाया। धीरे धीरे इन्होंने योजना बनाया, किसने, इंग्लैंड ने, और धीरे धीरे शोषित करना शुरू कर दिया किसको, स्कॉटलैंड को। अपने में मिला लिया है, ठीक है, अब इसको शोषित करना शुरू किया है। इसकी जो खास संस्कृति थी किसकी, स्कॉटलैंड की, और उसकी जो राजनीतिक संस्था थी स्कॉटलैंड की, उसको दबा दिया। इसके साथ साथ ये 3 हरकतें भी की। क्या हरकत की, जब स्कॉटलैंड, अगर आपकी एक बात बता देता हूँ, स्कॉटिश हाईलैंड्स भी आपको यहाँ के लोग को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ के लोग जब स्वतंत्रता अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए प्रयास करते थे तो उनको ज़बरदस्ती दमन कर लिया जाता था। गोलिक भाषा बोलने से मनाही की जाती थी। गोलिक भाषा हो सकता है स्कॉटलैंड में बोला जाता होगा। और इनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी उससे भी पहनने से मना किया गया, यानी अनुमति छीन ली गई। ठीक है, तो ये 3 हरकतें हुई। और इसके बाद क्या हुआ, सेम हरकतें हुई आयरलैंड के साथ। इसके वजह से क्या हुआ, स्कॉटिश हाईलैंड्स के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने देश छोड़ने पे बेबस हो गए, यानी दूसरे देश चले गए, कहीं निवास कर गए होंगे। क्योंकि उन्हें तो भाई ने स्वतंत्रता व्यक्त करने की आज़ादी थी, ना अपनी भाषा बोलने की आज़ादी थी, तो ये सब, और अपना ही उनको कपड़ा पहनने की आज़ादी थी अपनी संस्कृति का। अब देखो, आयरलैंड के साथ भी सेम हालात होती है। आयरलैंड भी सेम तरह से शिकार हो जाता है। क्या होता है, आयरलैंड में जो है 2 तरह के धार्मिक गुट होते हैं, एक होता है कैथलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट। अब देखो क्या होता है,
ये होते हैं जनसंख्या में कम, ये होते हैं जनसंख्या में ज़्यादा। थोड़ा ध्यान रखना, यहीं पे मैं समझा दूंगा सारा। ज़्यादा जनसंख्या, कम जनसंख्या। आयरलैंड जाता है भाई प्रोटेस्टेंट धार्मिक के पास, ठीक है। ये कहता है भाई तुम्हारे साथ कैथोलिक जो है कैथोलिक वह गड़बड़ करता है, तुम्हें शोषित करता है, इसीलिए तुम मेरे में मिल जाओ और चलो कैथोलिक को दबाते हैं। यह इसमें मिल जाता है, ठीक है, लोभ देकर मिला लिया जाता है। उसके साथ साथ आयरलैंड जो है इसको सहायता देता है और इसको सहायता देकर कैथोलिक पर अपना प्रभुत्व जो है जमाना शुरू करता है। और उसके साथ साथ आयरलैंड को बलपूर्वक के साथ 1801 में क्या कर दिया था, यूनाइटेड किंगडम में शामिल। अंततः देख सकते हो वर्ल्ड बलपूर्वक के सहयोग से आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। आपके लिए यह क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है, आपको पता होगा कि सिलेसिया में बुनकर जो है अपने ठेकेदारों के प्रति ही आंदोलन छेड़ दिया था, खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। तो वह विद्रोह कब छेड़ा गया था? और वह विद्रोह इसीलिए छेड़ा गया था कि कच्चा माल देकर तो भाई साहब निर्मित कपड़ा लेते थे, लेकिन उनको दाम कम दिया जाता था। किसको? बुनकर हो गए। तो इसीलिए ठेकेदार के घर पे जाके बहुत सारे कांड करते हैं, फर्नीचर तोड़ देते हैं, फालतू में घुस जाते हैं बेचारे। कौन? बुनकर लोग। तो यह विद्रोह जो किया गया वह कब किया गया था, ईस्वी सन आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो।